है एग्ज़ाम और टीएनटी केमिस्ट्री वर्ल्ड आपको दे रहा है ढेर सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो या तो डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं या इसके आधार पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसकी विशेषता ये भी है कि ये आपको 12 में भी या नीट या जेई या दूसरे अदर कॉम्पिटिशन्स में भी ये अच्छा बेस आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं टीएनटी केमिस्ट्री वर्ल्ड की ओर से। पहला सवाल, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। 6 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे ये आप आसानी से बता सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास बाई मोलर मास। कार्बन का मोलर मास होता है 12, आपका क्या हो गया 6 2 जा 12, 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मोल। 0.5 मोल करेक्ट ऑप्शन होगा बी। करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इसमें बच्चों ये देखो कि यहां पर है सोडियम। सोडियम जो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम होता है। तो इसको तो आप बाहर निकाल दो। अब बात आपकी हुई, यहाँ आपको हुआ कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये तीनों एक ही पीरियड में हैं और किसी पीरियड में हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, लेकिन इस केस में हम देखेंगे कि नाइट्रोजन के पास 3p3 मीन्स कॉम्प्लीटली हाफ फिल्ड स्ट्रक्चर होने के कारण नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो अधिक होती है ऑक्सीजन से। नियमतः होना चाहिए ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक, लेकिन ड्यू टू completely half filled structure, the ionization energy, first ionization energy of nitrogen will be highest. करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, इसको हमने यहां भी दिखाया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 6 7 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 2s2 2p3 2s2 2p4। तो यहाँ 2p3 है नाइट्रोजन के केस में जो कॉम्प्लीटली हाफ फिल्ड है, जबकि ऑक्सीजन के केस में मोर देन कॉम्प्लीटली हाफ फिल्ड है। यहां देख रहे हैं ना, जिसके कारण ये स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली अनस्टेबल है। ठीक है, और ये स्टेबल है, जिसके कारण इससे इलेक्ट्रॉन निकालना नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट से 2p3 से इलेक्ट्रॉन को निकालना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, यही कारण है कि IE1 का सबसे अधिक वैल्यू होगा नाइट्रोजन के केस में। करेक्ट ऑप्शन होगा ए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज द मोस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सबसे अधिक मास किसका होगा, सबसे अधिक वजन किसका होगा। तो यहाँ पर थोड़ा देख लें हम लोग, यहाँ पता नहीं, हाँ हमने यहाँ इसको बनाया है, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास, दैट मीन्स n इंटू मोलर मास। तो हम क्या करेंगे, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब हुआ कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो n का वैल्यू, यहाँ n का वैल्यू 1 हो गया, यहाँ भी n का वैल्यू 1 हो गया, यहाँ भी n का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, तो इसमें देखें नंबर ऑफ मोल्स जो n की वैल्यू है, n का वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल्स 1 जो हो गया, 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 6 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने पार्टिकल होते हैं। ये तो कॉमन हो गया सभी में, यहां देखिए सबों में कॉमन है। ठीक है, इतने पार्टिकल कॉमन है। अब किसका मास सबसे अधिक होगा, ये हम डिसाइड किससे करेंगे, ये डिसाइड करेंगे इसके कोएफिशिएंट फैक्टर से। यहां है 14, यहां है 18, यहां है
23। तो सबसे अधिक मास होगा आपको 1 मोल ऑफ सोडियम का। 1 मोल ऑफ सोडियम का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, यहां पर देखें, यहां पर केवल है 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 जिसका सिंपली मास होता है 98। ठीक है, यहां एवोगाड्रो नंबर काम कर ही नहीं रहा है। बात समझे? चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहां कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों का परसेंटेज दिया हुआ है, यहां ऑक्सीजन का नहीं दिया हुआ है। आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके 100 माइनस, यहां देखिए 100 माइनस 38.71 प्लस 9.67। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल जाएगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, एलिमेंट आप पहले लिख लो, उसके बाद जितना परसेंटेज दिया गया है उसको आप लिख लो, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लें। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, सबका एटॉमिक मास आपको मालूम है, यहां देखिए सबके एटॉमिक मास दिए गए हैं, जितना परसेंटेज है, ठीक है, मीन्स मास जो दिया गया है उसको मोलर मास या एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, तो ये आपको मिल गया नंबर ऑफ मोल्स ये मिल गए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जब मिल गए तो आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स में जो सबसे छोटी संख्या होगी उससे सब में डिवाइड करो। ठीक है, तो आपका देखिए आएगा 1 फॉर कार्बन, तो ये हो जाएगा C1, हाइड्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 1। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं CH3O। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। समझ रहे हैं बात? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग contains same number of carbon atoms as are in 6 gram of carbon 12। 6 ग्राम ऑफ कार्बन 12, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहां आपको पता है, देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स का नंबर आपको कैलकुलेट करना होगा। कैसे निकालेंगे, n इंटू एवोगाड्रो नंबर। आप जानते हो एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो आपको क्या करना है, आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज इन 6.0 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो आप देखो Na तो कांस्टेंट आपको मिल गया। अब देख लो कि नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, 6 ग्राम है, तो N का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6/12, क्योंकि कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 0.5 इंटू Na बीइंग कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है। अब ये देखो आप कि 0.5 जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें 0.5 किसका नंबर ऑफ मोल आता है। इथेन के केस में देख लें, इथेन का क्या होता है, C2H6, तो ये क्या हो गया 12 दूनी 24 34, इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा
इथेन का नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 6/30, 1/5, 0.2। ठीक है। 8 ग्राम मीथेन, मीथेन का कितना हो जाता है? CH4, तो 12 4 16। 8 ग्राम मीथेन, मीथेन का कितना हो जाएगा? 8/16, 2, 1/2, 0.5 मोल। ठीक है। मीथेन में देखें, मीथेन में देखें कितना आ गया आपको? मीथेन में आ गया 0.5। यही है कार्बन में। इसका मतलब कि मीथेन में 8 ग्राम मीथेन में 8 ग्राम मीथेन में उतना ही एटम होंगे जितना 6 ग्राम कार्बन में होगा। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन होगा आपको बी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, मोललिटी। मोललिटी, मोललिटी किसको बोलते हैं? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं मोललिटी को। मोललिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, WA मान लें, इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है। तो इसमें आपको दिया गया है 18.25 ग्राम ऑफ HCl, ये गिवन मास है। और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन 35.5, ये हो गया 36.5। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए आप। N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको यहां निकाल देते हैं। N इज इक्वल टू 18.25 बाई 36.5। ठीक है। यहाँ 0 कर दें तो ये कैंसिल। आप देखो कि यहाँ आएगा आपको 1/2, 0.5 मोल, 0.5 मोल N का वैल्यू आ गया। ठीक है। आपका मास कितना है? 500 ग्राम। इसको किलोग्राम में आप कन्वर्ट कर दो। मास मीन्स WA को, WA 500/1000। ठीक है। 1/2, 0.5। ठीक है। ये भी आया आपको 0.5। तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोललिटी इज इक्वल टू N। N कितना आपको आया? 0.5। देखिए यहाँ पर। ठीक है। WA कितना आया? देखिए यहाँ पर 0.5। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5। ठीक है। डेसिमल डेसिमल हटा दो, क्या आया? 1। ठीक है। तो इसकी मोललिटी हो गई 1m, 1 मोलल। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। हिंदी में देखें ये बी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मोलरिटी। मोलरिटी, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होती है? कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। यहां दिया गया है NaCl। तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालोगे? गिवन मास है 5.85। तो NaCl का मोलर मास क्या हो जाएगा? सोडियम का हो जाएगा 23 प्लस क्लोरीन 35.5, ये हो गया 58.5। 58.5 गिवन मास 5.85। तो N इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास 5.85 बाई मोलर मास 58.5। ठीक है। इसको 1 0 दे के डेसिमल हटा दो। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 नीचे मीन्स
1/10 इज इक्वल टू 0.1। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? 0.1। और यहाँ वॉल्यूम कितना है? 500 ml। ये है भी। इसको आप लीटर में कन्वर्ट कर लो तो 500/1000 टू, ठीक है, 1/2 इज इक्वल टू 0.5। अब वॉल्यूम आपको 0.5, वॉल्यूम आ गया 0.5 और नंबर ऑफ मोल्स आ गया आपको 0.1। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स 0.1/0.5, पॉइंट कैंसिल, तो ये 5 दूना 10, 0.2 सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है, सही ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट x 231 और 89। तो ऊपर जो लिखा जाता है बच्चा लोग, वो क्या होता है? वो होता है मास नंबर। मास नंबर जिसको हम लिखते हैं A। मास नंबर इज इक्वल टू होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? मास नंबर माइनस प्रोटॉन। मास नंबर आपको कितना दिया गया है? 231। प्रोटॉन कितना हो जाएगा? ये देखिए नीचे लिखा हुआ है 89। ये है आपको एटॉमिक नंबर जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन, तो ये हो गया 89। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, 11 में से 9 गया 2, आपको आएगा 142। ये क्या हो गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये हो गया। और प्रोटॉन 89, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। अब इसके सिस्टेमेटिक क्रम को देखें। प्रोटॉन कितना? 89, प्रोटॉन 89, फिर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन बी ऑप्शन में प्रोटॉन 89, न्यूट्रॉन 142 और इलेक्ट्रॉन 89। करेक्ट ऑप्शन इज बी। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एटम्स विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको हम बोलते हैं आइसोबार्स। जैसे एक तो एग्जाम्पल देख लो आप लोग, आर्गन और कैल्शियम एक दूसरे के आइसोबार्स होते हैं, क्योंकि कैल्शियम का भी मास नंबर 40 और आर्गन का भी 40 होता है, लेकिन आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। इसलिए ये दोनों आपस में एक आइसोबार का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए सेम मास नंबर, ये ऊपर जो दिया गया है वो मास नंबर है। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो ये मास नंबर आपका सेम है। समझे? चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप इज ड्यू टू रीजन दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होने के कारण फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है। जैसे हम देखें इन केस ऑफ लिथियम 3 में क्या होता है? इसका 1s2 2s1, जबकि सोडियम का 11, इसमें क्या होता है? नियॉन 3s1। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। यहाँ पर 2s1 है, यहाँ पर 3s1 है, जिसके कारण इन दोनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है।
नेक्स्ट है द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नो हेलोजन्स आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक। ये तो क्लियर सी बात है, ठीक है। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं? 13 to 18, 13 to 18। वास्तव में हम लोग कंसीडर करते हैं 13 to 17, नेक्स्ट 18, क्योंकि 18 इनर्ट गैस ग्रुप है, ठीक है। तो पी ब्लॉक में हेलोजन्स होते हैं और हेलोजन्स होते हैं 17th ग्रुप में, याद रखिएगा। 17वें ग्रुप में हेलोजन्स होते हैं, 17th ग्रुप को हेलोजन ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल नहीं, शेप ऑफ ऑर्बिटल नहीं, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। नेक्स्ट है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या होते हैं वैसे स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए किसमें है? पोटेशियम, पोटेशियम 19 प्लस एक प्लस है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18, ठीक है। कैल्शियम 20, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 18। स्कैंडियम 21, 3 इलेक्ट्रॉन निकला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो बी 18, क्योंकि क्लोरीन का होता है 17। एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये हो गया 18, इसका ऑप्शन होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम ऑर्बिटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। सेम ऑर्बिटल को अगर डिस्टिंग्विश करना हो, अंतर बताना हो, सेम ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच अंतर बताना हो तो किससे अंतर बताएंगे? दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर के द्वारा अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनके लिए डिफरेंस कैसे बताते हैं? एक +½ और दूसरा -½ ठीक है। अपवर्ड स्पिन एंड डाउनवर्ड स्पिन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये क्या कहता है? ए बॉडी ऑफ मास 10 mg is moving with a velocity 100 meter per second. The wavelength of de Broglie wave associated with it would be। देखिए यहाँ डी ब्रॉगली इक्वेशन पर ये आधारित है, यहाँ प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू आपको दिया गया है। सीधे सीधे आप फॉर्मूला पर इसको डाल दीजिए। देखिए यहाँ हम देते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू कितना होता है? h/mv, जहाँ h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू यहाँ दिया गया है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ये दे दिया गया है, ठीक है। m मास कितना है? मास दिया गया है यहाँ 10 मिलीग्राम। और वेलोसिटी कितना दिया गया है? v इज इक्वल टू दिया गया है आपको, वो यहाँ पर है ना, v इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे आप लिख लो 10⁻²मीटर पर सेकेंड। क्यों लिखें अभी आपको समझ में आ जाता है। तो यहाँ मीटर पर सेकेंड में है, SI यूनिट में है, तो मिलीग्राम को भी आप कन्वर्ट कर लो केजी में। मिलीग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 10 × 10⁻⁻6 kg कन्वर्सन फैक्टर है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 1 × 10⁻⁻⁴
-6 + 1 इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻5 kg। हाँ, समझने की सुविधा के लिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने इतना लिख लिया। ठीक है, अब आपके पास भी आ गया, भी का वैल्यू आ गया, एम का वैल्यू आ गया, एच का वैल्यू दिया गया है, तो लेमडा इज इक्वल टू आप डायरेक्ट पुट कर दो ना, डायरेक्ट पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 6.63 × 10⁻34 डिवाइडेड बाई, यहाँ मास कितना है 1 × 10⁻⁻5 × 10⁻²। समझे, ये कैलकुलेशन करने में यहाँ आसानी हो रहा है, इसलिए हमने 100 को इस रूप में पहले ही लिख दिया था। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 6.63 हो गया इंटू 10⁻⁻34, उसके बाद आ गया आपको ये -5 और +2, ये कितना हो गया, ये नीचे से गया तो यहाँ ऐसे करें ना, 10⁻⁻34 + 5 - 2। ठीक है, हो गया, तो ये हो गया 6.63 इंटू 34 और 2 36, 36 में से 5 गया 31 -31 6.63 इंटू 10⁻⁻31। ये देखिए, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन कौन होगा, सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ रहे हैं बात? ठीक है, अपने भी बना लेंगे। क्या किए इसमें, ये डायरेक्ट है, डी ब्रॉगली का इक्वेशन है, ये डी ब्रॉगली का इक्वेशन है, जहां पर लेमडा वेवलेंथ है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम मास है और वी वेलोसिटी है। ठीक है, आपको सब वैल्यू दिया गया है, केवल आपको पुट करके गुना भाग कर लेना है। केजी नर्सरी वाली बात है यार, क्या तुम लोग भी। चलो आओ आगे चलते हैं। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। कौन डिटरमाइन करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। कभी भी बच्चे आप मत लिखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ढेर सारे केसेज में हमने देखा है कि बच्चों ने एटॉमिक नंबर को डिफाइन किया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जो कि बिल्कुल गलत है। एटॉमिक नंबर कैन ओनली बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अपने कॉम्प्रहेंसिव आप TNT केमिस्ट्री वर्ल्ड के एटॉमिक नंबर के वीडियो में आप देखो, उसको एक्सप्लेन करेंगे हम, बढ़िया से एक्सप्लेन किया है हमने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन N2+। N2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो N में कितने होते हैं, N में कितने होते हैं, देखिए 1s2 2s2 2p3। ठीक है, आपके पास क्या है, क्या करना है, N2+, मीन्स इसमें से हमने 2+ कब आएगा, जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। बाहर निकाला तो हमारा आया N2+। N2+, तो ये क्या हो गया 1s2 2s2, यहाँ तो 2p3 है ना जी, और 2p1। ठीक है, ये p3 है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ तो ये आया 2p1। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा B1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ए वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी contains a certain amount of gas at 35 degree C
and 1.2 bar pressure. The gas is transferred to another vessel of volume 180 ml at 35 degree centigrade. What would be its pressure? ध्यान दें, यहाँ आप देख रहे हो कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और इसमें टर्म्स कौन कौन यूज हुए हैं? यहाँ देखिए, ये हो गया वॉल्यूम, इसको आप मान लो V1, ठीक है। ये एक वॉल्यूम हुआ 180 ml, इसको आपने मानना है V2, ठीक है, इसको V2 मानो। और यहां पर ये 1.2 बार, इसको आप मान लो P1, ठीक है। आपको निकालना क्या है? P2, आपको निकालना है P2। ट्रांसफर करने के बाद इसका प्रेशर क्या होगा? दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P2, ठीक है। P2 का वैल्यू निकालना है, तो ये किस फॉर्मूला से निकलेगा? फ्रॉम बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ से क्या है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। तो इसमें आपको P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 इज इक्वल टू P1 V1 बाई V2। बस सिंपल मान रख दो। ये P1 कितना है? 1.2 इंटू 120 बाई 180, ये कैंसिल, 6 दूना 12, 6 तिया 18, ठीक है। अब यहाँ क्या करो, यहाँ 10 कर दें और इसको हटा दें, तो ये हो गया 3 चौके 12, तो ये हो गया 4 दूना 8 बाई 10 इज इक्वल टू 0.8। 0.8 करेक्ट ऑप्शन होगा 8, ठीक है। इसमें समझने वाली बात यह है कि हमने वॉल्यूम को बढ़ाया है 120 लीटर से मिलीलीटर से 180 मिलीलीटर बढ़ाया है। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, और इसको कह सकते हैं कि V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। दैट मीन्स वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा। तो वॉल्यूम को हमने बढ़ाया तो प्रेशर कम हुआ। पहले प्रेशर कितना था? 1.2 बार, अब प्रेशर कितना है? 0.8, जिससे मालूम होता है कि आपने सवाल को सही बनाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द लॉ विच स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखा ना आपको अभी यहां ऊपर में आपने देखा 35 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट टेम्परेचर है। द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस, यहां मास भी कांस्टेंट रहता है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अभी हम बताए हैं V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है। ये क्या है? कौन सा लॉ है? दिस इज बॉयल्स लॉ, ठीक है। इट इज बॉयल्स लॉ, समझे? चलिए, तो अभी मैं समझता हूं कि आप लोग पूरे बढ़िया तरीके से इसको समझ रहे होंगे, और इसका रेस्ट पार्ट हम तुरंत आपको देने जा रहे हैं। तब तक अगर जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करने बोलें, ताकि 12 में भी आपको इससे भी बढ़िया बढ़िया मटेरियल आपको मिलता रहे, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल, हैव ए नाइस डे टुडे, थैंक यू।